स्कूल्स में छुट्टियों को लेकर नई लिस्ट जो जारी की गई है उसी पर विवाद है। नीतीश की सरकार बीजेपी के निशाने पर है। बीजेपी के बड़े नेता मोदी सरकार में मंत्री हैं गिरिराज सिंह। गिरिराज सिंह ने कहा है कि क्या इस्लामिक स्टेट ऑफ बिहार बन चुका है, और यह बात इसलिए गिरिराज सिंह कह रहे हैं क्योंकि हिंदू त्योहारों की छुट्टी जो है वो कम कर दी गई है और मुस्लिम त्योहारों की छुट्टी जो है वो बढ़ा दी गई है। इसी पर बीजेपी की तरफ से सवाल उठाए गए। हिंदू त्योहारों पर छुट्टी कम क्यों की गई, मुस्लिम त्योहारों पर छुट्टी बढ़ा रही है नीतीश सरकार, इसीलिए गिरिराज सिंह का वार इस्लामिक स्टेट ऑफ बिहार। फिर नीतीश सरकार ने तीसरी बार तुगलकी फरमान जारी की है और मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से हिंदुओं के छुट्टियों को काट दिया गया है और ईद बकरीद की छुट्टी जो मुसलमानों में बढ़ा दी गई है, ये साफ जाहिर होता है कि नीतीश सरकार बिहार में इस्लामिक धर्म के आधार पर काम कर रही है। अगर नहीं इन छुट्टियों को फिर से बहाल किया तो इसका खामियाजा नीतीश कुमार को आने वाले चुनाव में भुगतना पड़ेगा। ये नीतीश कुमार नहीं कहलाएंगे बल्कि मोहम्मद लालू यादव और मोहम्मद नीतीश कुमार कहलाएंगे। और इस बीच अब नीतीश की पार्टी के नेता हैं नीरज सिंह, उनकी प्रतिक्रिया आ गई है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि जेडीयू की प्रतिक्रिया सामने आई है। और जेडीयू की प्रतिक्रिया में क्या कहा जा रहा है दिखाइए जरा जल्दी से टेलीविजन स्क्रीन पर। जेडीयू की प्रतिक्रिया, बिहार सरकार का फैसला जिसके बचाव में अब पार्टी किस रूप में आई है ये आपको बता देते हैं। और ये महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि बिहार सरकार में ये जो शिक्षा मंत्रालय और शिक्षा विभाग जिसने स्कूलों की छुट्टियों को लेकर फैसला सुनाया है, ये दरअसल महागठबंधन सरकार में आरजेडी के कोटे में आता है। और इस बीच जो बड़ी खबर सामने आ रही है, जेडीयू की तरफ से जो प्रतिक्रिया आई है वो आपको बताते हैं। छुट्टी विवाद पर नीतीश की पार्टी की तरफ से कहा गया है शिक्षा विभाग स्पष्टीकरण दे। मतलब खुद नीतीश की जो पार्टी है वो ये मांग कर रही है कि शिक्षा विभाग स्पष्टीकरण दे। बिहार में एक बार फिर छुट्टियों पर तकरार है। हमारे साथ हैं जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार सिंह। ये जो मुहर्रम, ईद, बकरीद, इनकी जो छुट्टियां बढ़ाई गई हैं और बाकी छुट्टियों में कटौती की गई है, बीजेपी का कहना है कि आप लोग तुष्टीकरण कर रहे हैं और बिहार में इस्लामीकरण कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है, भारतीय जनता पार्टी का नज़रिया हो सकता है, लेकिन ईद, बकरीद, मुहर्रम की छुट्टी बढ़ाई गई तो शब बारात की छुट्टी घटाई गई, यह भी एक तथ्य है। और 60 दिनों की छुट्टी जो आरटीआई अधिनियम है उसके तहत तयशुदा है। पहले भी 60 दिनों की छुट्टी रहती थी, आज भी 60 दिनों की छुट्टी है। अब इसमें कहीं कोई अगर सामंजस्य की कमी है तो शिक्षा विभाग उन मामलों को देखेगा। आपको नहीं लग रहा है कि ये तो कैलेंडर घोषित हो चुका है? ऐसे में जब एक बार घोषित कर चुके हैं तो ये सरकार के लिए किस तरह से आपत्तिजनक हो सकता है? नहीं, सरकार के लिए कोई आपत्तिजनक नहीं। सरकार भाई, आपने चिट्ठी शिक्षा विभाग ने जारी किया, उसमें शब बारात की भी छुट्टी आपने घटाई है और विभिन्न छुट्टियों को यथावत 60 दिन रहने दिया है। तो किन परिस्थितियों में आपने छुट्टियां बढ़ाई और किन परिस्थितियों में छुट्टियों को शब बारात का 1 दिन का घटा दिया, तो ये तो स्पष्टीकरण शिक्षा विभाग को ही देना है। शिक्षा विभाग स्पष्टीकरण देगा। पर सवाल ये उठता है कि जो शुक्रवार को जो छुट्टियां होती थी जो मुस्लिम बहुल इलाके में है, उसमें भी एक लाइन इसमें लिखा गया है कि वहाँ के अगर जिलाधिकारी से कोई ले करके परमिशन चाहे तो उर्दू के अलावा जो बाकी स्कूल हैं उसमें भी शुक्रवार को छुट्टी होगी। वही तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के विवेक पर निर्भर करता है ना। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को अगर लगता है कि नहीं पूरे उस क्षेत्र के हालात, अब ऐसा रहता होगा कि भाई कई जहाँ अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चे भी हैं, बहुसंख्यक समुदाय के भी बच्चे हैं, तो उनके अभिभावक के इच्छा पर निर्भर करता है कि वो शुक्रवार को छुट्टी चाहते हैं या रविवार को। तो ऐसे में डीएम को विशेषाधिकार देना हमारी समझ से इसमें कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। तो ये मानकर चला जाए कि बिहार में 2 तरह की आबादी पर अलग अलग नियम चलेंगे, एक जहां अल्पसंख्यक है और एक जहां बहुसंख्यक है? नहीं, देश के अंदर में अलग अलग मापदंड है। गुजरात में 20 दिनों का दीपावली का छुट्टी मिलता है। उत्तर प्रदेश में, पड़ोस के उत्तर प्रदेश में छठ में 1 दिन का छुट्टी मिलता है। तो यह कोई मापदंड नहीं। मापदंड यह है कि आपको शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत
छुट्टी आपको 60 दिनों का ही घोषित करना है। ये सवाल ये है कि शुक्रवार को छुट्टी देने की बात है, तो जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं उसमें जो बाकी जो हिंदू या फिर बाकी विद्यालय जो हैं उस विद्यालय में शुक्रवार को ही छुट्टी दी जाए। नहीं, अगर वहाँ के अभिभावक या इसका मतलब है कि वहाँ उस इलाके में मुस्लिम बहुल इलाके हैं, उन्हीं का चलेगा, उन्हीं का दबदबा है, इसलिए वो जो चाहेंगे होगा। नहीं, यह नहीं है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट बताती है कि सीमांचल में जो लोग ये दावा करते थे कि इसकी आबादी बढ़ गई है, वह बिल्कुल गलत है। और इस बीच आपको बता देते हैं कि बिहार में स्थिति क्या है। बिहार में स्कूल में छुट्टियों की जो लिस्ट है वो पहले क्या थी और अब क्या है, ये जान लीजिए। आप देखिए, यहाँ त्योहार का नाम आप देख रहे हैं, तीज। पहले 2 छुट्टी थी, अब छुट्टी रद्द कर दी गई है। इसी तरीके से ज्योतिया में पहले 1 छुट्टी होती थी, छुट्टी रद्द कर दी गई है। ईद देखिए आप, पहले 1 छुट्टी होती थी और अब ईद की छुट्टी जो है वो 1 से बढ़ाकर 3 कर दी गई है। इसी तरीके से अन्य त्योहार और अन्य त्योहारों में भी छुट्टियों को लेकर इसी तरीके का फेरबदल हुआ है। लेकर आइए और त्योहारों की लिस्ट, यहाँ पर दर्शकों को जानकारी देते हैं हम किस तरीके से जो हिंदू त्योहार हैं उनकी छुट्टियां घट रही हैं, लेकिन जो मुस्लिम त्योहार है वहां पर छुट्टियां बढ़ाई जा रही हैं। इसी तरीके से बकरीद देखिए आप, पहले 2 छुट्टी मिलती थी बकरीद पर, लेकिन अब 3 छुट्टी कर दी गई है। मुहर्रम देखिए आप, 1 छुट्टी मिलती थी, अब 2 छुट्टी कर दी गई। तो बकरीद, मुहर्रम ये दोनों मुस्लिम त्योहार। और वहीं होली जो हिंदू त्योहार है, पहले 3 छुट्टी मिलती थी और अब घटाकर 2 छुट्टी कर दी गई है। इसी तरीके से इस लिस्ट में दुर्गा पूजा पर बिहार में पहले 6 छुट्टी का प्रावधान था, जिसको घटाकर अब सिर्फ 2 कर दिया, मतलब 4 दिन की छुट्टी दुर्गा पूजा पर काट दी गई है। दिवाली, पहले 4 दिन की छुट्टी मिलती थी, 3 छुट्टियां घटा दी गई, अब सिर्फ दीपावली के त्योहार पर 1 छुट्टी मिलेगी। छठ का पर्व, पहले 4 छुट्टी मिलती थी और बिहार का ही अपना महापर्व है छठ पर्व, इसमें भी छुट्टी घटाई गई है। 4 की जगह अब सिर्फ 3 दिन की छुट्टी छठ पर्व के लिए रखी गई है। तो ये 2024 के लिए जो स्कूलों के लिए छुट्टियों का कैलेंडर जारी किया गया है बिहार में शिक्षा विभाग की तरफ से, उसकी आपने आंकड़े देख लिए। मैं सीधे आपको लेकर चलूंगी, हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रकाश कुमार इस वक्त मौजूद हैं और जरा प्रकाश कुमार से समझ लेते हैं कि आखिर ये माजरा है क्या। मतलब शिक्षा विभाग की तरफ से छुट्टियों को लेकर यह फैसला लिया जाता है, सरकार को क्या इसकी हवा भी नहीं, क्योंकि अब सरकार इंटरवीन करेगी, जाहिर सी बात है सियासत गरमा रही है इस पूरे मामले पर। बिल्कुल रोमाना, जिस तरह से बातें सामने आई हैं उसमें जो भवन निर्माण मंत्री हैं अशोक चौधरी, उन्होंने साफ कहा है कि यह मुख्यमंत्री के संभाग में ये बातें नहीं आई है, उनके संज्ञान में जैसे ही आएगी तो इसमें वो हस्तक्षेप करेंगे और फिर से इस पर विचार किया जाएगा कि क्या करना है इसमें। देखिए, बात ये नहीं है कि मुख्यमंत्री के स्तर पर बात आ नहीं रही है, बल्कि ये है कि शिक्षा विभाग में 2 धाराएं चल रही, एक जो शिक्षा मंत्री है वो, और दूसरा जो के पाठक जो अपर मुख्य सचिव है शिक्षा विभाग के वो हैं। तो अपर मुख्य सचिव के पाठक की चलती है, वो जो चाहते हैं मनमाना ढंग से भी काम करते हैं। हालांकि उनकी तारीफ भी हो रही है कि उन्होंने जिस तरह से स्कूलों में नियम कायदे को फॉलो कराने की कोशिश की है, लेकिन ये दूसरा मौका है जिसमें कि इस तरह के विवाद छुट्टियों को लेकर सामने आया। इसके पहले लेकिन शिक्षा मंत्री और शिक्षा सचिव के बीच का ये जो विवाद है वो कहीं ना कहीं भारी तो नीतीश सरकार पर पड़ेगा ना, क्योंकि अब सियासत देखिए किस रूप पे गरमाई है। जो शिक्षा विभाग है उसकी तरफ से ये छुट्टियों की लिस्ट जारी कर दी गई है। बहुत शुक्रिया आपका प्रकाश कुमार इस तमाम जानकारी के लिए। बीजेपी लगातार नीतीश सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगा रही है। बिहार बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष संजय जायसवाल, एबीपी न्यूज संवाददाता प्रकाश कुमार ने उनसे भी खास बातचीत की है, सुनिए। हमारे साथ हैं बीजेपी के बड़े नेता और सांसद संजय जायसवाल जी। ये जो छुट्टियां रद्द करने का जो मामला सामने आया है, इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? नीतीश कुमार जी, एक पुरानी कहावत है कि नया मुसलमान प्याज ज़्यादा खाता। तो नीतीश कुमार जी को ये एक साजिश के तहत कि किस तरह से हिंदुओं को परेशान किया जाए, किस तरह बहुसंख्यक समाज को तंग किया जाए, उसका यह भी एक मुद्दा है। पिछली बार भी आपने रक्षाबंधन के दिन छुट्टी नहीं घोषित किया था, एक भी बच्चा स्कूल नहीं गया और वो एक तरह से उसको छुट्टी अघोषित रूप से करना पड़ा। आप जानबूझ करके रक्षाबंधन और महाशिवरात्रि को कैंसिल करते हैं, और बकरीद वैसा कोई त्यौहार भी नहीं है, ईद उल जुहा में ऐसा कुछ भी नहीं है, तो उसके लिए 3 दिन छुट्टी देना, ईद के लिए 3 दिन छुट्टी देना और दीपावली के दिन 1 दिन छुट्टी देना, यह बताता है कि ये छुट्टियों का उपयोग अल्पसंख्यक तुष्टीकरण के हथियार के रूप में माननीय नीतीश और तेजस्वी कर रहे हैं। इन लोगों को लगता है कि बहुसंख्यक समाज को अपमानित करने से ही
मेरी वोट की संख्या में वृद्धि होगी। जो इलाके हैं सीमांचल के इलाके या जहाँ पर अल्पसंख्यक बहुसंख्यक की भूमिका में है, वहाँ पर शुक्रवार को छुट्टी स्कूलों में करने का ऐलान हुआ है और साथ ही जो उन इलाके में सामान्य स्कूल हैं उन्हें भी शुक्रवार को अगर वो चाहें तो छुट्टी कर सकते हैं। इसे किस रूप में देखें? देश का विभाजन इसी तरह से शुरू हुआ था। 1921 में इसी तरह की ओछी राजनीति के साथ ही इस देश का विभाजन शुरू हुआ था। बच्चों में यह कहना कि मैं दुबई गया हुआ हूँ, दुबई में सैटरडे संडे को छुट्टियाँ होती हैं सारे ऑफिसेस, तो दुबई से ज़्यादा बड़ा इस्लामिक सेंटर बिहार हो गया क्या? अगर वहाँ पर सैटरडे संडे छुट्टी होती है, जहाँ जो 100% घोषित इस्लामिक राष्ट्र है, और बिहार में यह जानबूझ के जहाँ रविवार को केंद्र सरकार और पूरे देश की छुट्टियाँ हैं, उसको छोड़ करके एक शुक्रवार को छुट्टी देना, और आप बहुसंख्यक समाज के बच्चों को मजबूर कर रहे हो कि आप अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की भेंट चढ़ें वो। और कोई देश में एक कानून से चलता है, एक स्कूल शुक्रवार को बंद होगा, एक स्कूल रविवार को बंद होगा, इससे पूरी शिक्षा व्यवस्था खराब हो जाएगी। तो बीजेपी के निशाने पर नीतीश सरकार, और जाहिर सी बात है जिस तरीके का फैसला नीतीश के शिक्षा मंत्रालय की तरफ से लिया गया है, ये राजनीति में आग से खेलने का काम ही माना जाएगा नीतीश सरकार का। आइए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं उत्तरकाशी में जारी ऑपरेशन टनल की। उत्तरकाशी की सिलक्यारा टनल में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन का आज 17वां दिन है। सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को बाहर निकालने के लिए युद्ध स्तर पर ऑपरेशन चल रहा है। अब वर्टिकल के साथ साथ मैनुअल ड्रिलिंग भी की जा रही है और इसी बीच टनल से एक राहत वाली खबर आई है। आपको सबसे पहले यही खबर बताते हैं। पूरा देश 17 दिन से दिन रात जो दुआ मांग रहा है, उत्तरकाशी की सुरंग में फंसे मजदूर सही सलामत बाहर निकल आए, और ये दुआ अब कबूल होती हुई नजर आ रही है। दरअसल 12 नवंबर वो तारीख थी जिस दिन ये हादसा हुआ, सुरंग में मलबा गिर गया और इसी के बाद मजदूर सुरंग के बीच फंस गए। तो 12 नवंबर के बाद से हर दिन की शुरुआत इस उम्मीद से होती है कि आज कामयाबी मिल जाएगी, आज 41 मजदूर सुरंग से निकल आएंगे। इसी उम्मीद के सहारे एक एक दिन करते करते 17 दिन हो गए और अब उम्मीद जताई जा रही है कि जल्दी ही उत्तरकाशी में बड़ी कामयाबी मिल सकती है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। उत्तरकाशी से इस वक्त जानकारी सामने आ रही है। खुद मुख्यमंत्री उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी वो मौके पर पहुंचे, वहां जाकर उन्होंने ऑपरेशन टनल का जायजा लिया और सीएम ने मैनुअल ड्रिलिंग का अपडेट लिया है। इसके बाद मुख्यमंत्री की तरफ से ये जानकारी साझा की गई है। जल्दी ही सिलक्यारा टनल में चल रहे ऑपरेशन से अच्छी खबर आने वाली है। सुरंग के भीतर 52 मीटर तक ड्रिलिंग का काम हो चुका है, पाइप डाली जा चुकी है। ये जानकारी पुष्कर सिंह धामी ने साझा की। लगभग 52 मीटर जा चुका है। ऐसी संभावना है कि 57 मीटर के आसपास जो है ब्रेक थ्रू हो जाएगा। तो ये पूरा पाइप जब चला जाएगा, अभी 1 मीटर तो मेरे सामने ही गया है, तो पहले 51 था और 2 मीटर और चला जाएगा तो ये लगभग 54 मीटर हो जाएगा। इसके बाद एक पाइप और लगेगा। अभी तक देखिए जो बड़े जो शुरू में गडर्स इत्यादि स्टील्स मिल रहे थे वो मिलने कम हो गए हैं। अभी जो मिल रहा है सीमेंट का ज़्यादा कंक्रीट मिल रहा है, उसको कटर से काट रहे हैं। तो कोशिश भरपूर है और रेस्क्यू अब नहीं दूर है। इस बीच हमारे दो सहयोगी जो लगातार ग्राउंड जीरो पर डटे हुए हैं, पल पल का अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। उत्तरकाशी से दीपक रावत और संजय त्रिपाठी को आप देख रहे हैं। मैं आपको ग्राउंड जीरो पर लेकर चलूंगी अपने सहयोगियों के पास, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। टनल में मैनुअल ड्रिलिंग को लेकर ये बहुत बड़ी खबर आ रही है। अब जो जानकारी मिल रही है और ये नई जानकारी सामने आई है कि मजदूरों से महज 6 से 7 मीटर का ही फासला बाकी है। मतलब 6 से 7 मीटर की ही और ये मैनुअल ड्रिलिंग करनी होगी और इसके बाद मजदूरों तक वो पाइप पहुंच जाएगा, जो अब तक करीब 54 मीटर तक पहुंचा दिया गया है। तो पिछले 14 घंटे में 5 मीटर
मैनुअल ड्रिलिंग हो पाई है। अब तक सुरंग में 52 मीटर पाइप डाली जा चुकी है। तो पाइप अभी तक 52 मीटर डाली जा चुकी है। पिछले 14 घंटों में 5 मीटर और मैनुअल ड्रिलिंग कर ली गई है। और मजदूरों से अब बताया जा रहा है कि जो फासला बाकी है वो महज 6 से 7 मीटर का ही फासला बाकी है। इस बीच आपको कुछ और जानकारियां देते हैं यहां पर इसी ऑपरेशन टनल से जुड़ी हुई, किस तरीके से लगातार ऑपरेशन टनल के जरिए मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने की जद्दोजहद जारी है। सिलक्यारा छोर पर मैनुअल ड्रिलिंग जारी है, आप जानते हैं, यहीं से वो हॉरिजॉन्टल वाली ड्रिलिंग की जा रही है। और जो जानकारी अभी मैं आपको दे रही थी कि पिछले 14 घंटे में 5 मीटर तक मैनुअल ड्रिलिंग हुई है। मतलब वो जो बड़ी वाली मशीन थी, ऑगर मशीन, अब उसके जरिए नहीं बल्कि अब मैनुअल ड्रिलिंग की जा रही है। यहां पर सुरंग में रात भर मैनुअल ड्रिलिंग का काम चला है। तो रात भर बिना रुके यहां पर मैनुअल ड्रिलिंग की गई है। अंधेरे को चीर कर भी यहां पर कृत्रिम रोशनी के जरिए मैनुअल ड्रिलिंग का काम किया गया है। अभी मजदूरों से जो फासला बाकी है वो करीब 6-7 मीटर का बताया जा रहा है और इसके बाद मजदूरों तक पहुंचा जा सकेगा। अगर दिक्कत नहीं आई तो फिर आप तय मानकर चलिए कि 24 घंटे में यह रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल हो चुका होगा। मतलब कल सुबह 10 बजे आगे का एजेंडा में जब आपसे मुलाकात हो रही होगी तो इसी अच्छी खबर के साथ हो रही होगी कि सभी 41 मजदूर सुरक्षित सुरंग से बाहर निकाल लिए गए। ऐसी उम्मीद हम कर रहे हैं। देखिए, अब तक 52 मीटर लंबी जो पाइप है वो डाल दी गई है। मतलब 52 मीटर तक का जो रास्ता है वो बना लिया गया है। पाइप जा चुकी है अंदर, इसी के जरिए मजदूरों को निकाला जाएगा और बस 6-7 मीटर का और फासला बाकी रह गया है। मैं सीधे आपको ग्राउंड पर लेकर चलती हूं। पहले दीपक रावत का रुख करेंगे और जानते हैं दीपक से अभी का अपडेट क्या है। दीपक। रोमाना, पिछले 17 दिनों से, जिस दिन से यह हादसा हुआ है उस दिन से मैं यहाँ मौजूद हूँ, टनल के बिल्कुल बेहद नज़दीक। और 17 दिनों में मैंने बहुत उतार चढ़ाव इस ऑपरेशन को लेकर देखे हैं। लेकिन आज भी वो स्थिति है जो पिछले 4 दिन पहले थी कि शाम तक रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो जाएगा, सभी लोग बाहर आ जाएंगे और हम भी शायद अपने घर लौट जाएं। लेकिन अभी भी वो इंतज़ार बाकी है और आज बेहद करीब हैं, पिछली बार से ज़्यादा करीब हैं। तस्वीरें मैं आपको दिखा देता हूँ। सुबह की तस्वीर ये है कि यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। पिछली बार 10 मीटर का फासला था जब हम रुक गए, आज सिर्फ 5 मीटर का फासला है। और 5 मीटर के फासले की अगर बात करें तो जिस तरीके से ये रैट माइनिंग की बात की जा रही है, रैट माइनिंग के थ्रू ये किया जा रहा है, इसमें बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। 20 लोगों की टीम है जिसमें से एक व्यक्ति अंदर जाता है, वो मलबे को खोदता है। एक ट्रे लगाई गई है, 4 लोग भी बाहर होते हैं जो रस्सी की मदद से उसे बाहर खींचते हैं। बहुत तेज़ी से इसे खींचा जाता है और ऐसे ही कर करके 7 मीटर तक उन्होंने 14 से 17 घंटे में खोद दिया है। तो अब 5 मीटर है तो कुछ ही घंटों में ये काम हो जाना चाहिए। यही वजह है कि कुछ तस्वीरें जो बाहर की मैं आपको दिखाऊंगा वो ये बताती हैं कि कितनी तैयारियां बाहर भी हैं और अंदर भी हैं और लोग किस तरीके से मान के चल रहे हैं कि आज काम पूरा हो जाएगा। वो सामने जो आपको अधिकारी नजर आ रहे हैं जिसमें भास्कर खुलबे हैं, जो पीएमओ के एडवाइजर रह चुके हैं पहले, वो हैं महमूद अहमद हैं जो कि एमडी हैं NHIDCL के, वो दिख रहे हैं आपको। ये सभी लोग अक्सर टनल के भीतर होते हैं, आज बाहर हैं क्योंकि इनको भी लग रहा है कि कभी भी बड़ी खबर आ सकती है और वो बड़ी खबर मीडिया से साझा करेंगे। सामने NDRF के जवान हैं जो कि तैनात खड़े हैं, मॉक ड्रिल लगातार करते हैं। आज फाइनल ड्रिल इनको करनी है और क्योंकि जब टनल खुद जाएगी, तैयार हो जाएगी, उसके बाद इन्हीं को पहले जाना है। तो तमाम तैयारियों के बीच इंतजार बस इस बात का कि कब 41 लोगों तक हम पहुंच पाएंगे। रोमाना, बिल्कुल, आज फाइनल ड्रिल नहीं, आज तो ये कहना चाहिए हमें दीपक रावत कि बस जो अभी तक ड्रिल्स की है ना, उन्हीं के असली टेस्ट का दिन है। NDRF आज ही वो मौका होगा, ये हम उम्मीद कर रहे हैं, जब अंदर जाएगी और एक एक कर उन 41 मजदूरों को बाहर निकालने का सिलसिला शुरू होगा। इस बीच जल्दी से आपको संजय त्रिपाठी के पास भी लेकर चलती हूँ। और संजय, वो जो पिछले दिनों प्लान बी पर काम शुरू हुआ था, वर्टिकल ड्रिलिंग वाला, तो क्या अभी वो प्लान बी पर काम भी जारी है या फिलहाल उसको रोककर पूरा फोकस यही हॉरिजॉन्टल वाला रास्ता, ये रैट माइनर्स के जरिए मैनुअल ड्रिलिंग पर ही है? देखिए रोमाना, फोकस तो पूरा का पूरा जो हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग है जो सिलक्यारा टनल की ओर से हो रही है वहीं से सारा ऑपरेशन किया जा रहा है, क्योंकि वहाँ से सफलता तेज़ी से मिल रही है। हालांकि जिस तरह से ऑप्शन बनाया गया था प्लान बी, जो ऊपर की तरफ सिलक्यारा टनल के ऊपर की ओर से ड्रिलिंग शुरू की गई थी वर्टिकली, उस पर काम रोक दिया गया था कल, चूँकि वहाँ पर पानी का स्रोत आ गया था और अंदर ड्रिलिंग मुश्किल हो रही थी। लेकिन अभी फिर से उसको दोबारा से शुरू किया गया है। लगभग मान के चलिए 40 मीटर जो ड्रिलिंग है वो पूरी हो चुकी है, 1.2 मीटर की, और जो 8 mm की ड्रिलिंग होनी थी वो 75 मीटर पर रोकी गई थी, वो फिलहाल रुकी हुई है। लेकिन मेन जिससे मजदूरों को बाहर निकालने का काम होना है वो 1.2 मीटर की ड्रिलिंग होनी है, जिसको 40 मीटर तक किया जा चुका है। अच्छी खबर ये है रोमाना, आज मंगलवार है, मंगल समाचार
आने की उम्मीद है। जो अभी तक काम मैनुअल ड्रिलिंग से हो रहा है उससे अच्छी खबरें आ रही हैं। 52 मीटर की खुदाई हो चुकी है। अब 3 मीटर का जो पाइप भीतर डाला जाना है उसको बेल्डिंग किया जा चुका है, वो बेल्ड करके भीतर डाला जाएगा और उसके बाद एक 3 मीटर का पाइप और डाला जाएगा। अगर इसको टाइम लाइन में देखें तो लगभग 3 घंटे लगते हैं एक पाइप को बेल्ड करने में रोमाना। तो 3 घंटे 6 घंटे और जो रेट माइनर्स अंदर काम कर रहे हैं, खुदाई कर रहे हैं, उनको लगभग 1 से 1.5 घंटा पर मीटर खुदाई करने में लगता है। 5 मीटर के हिसाब से आप जोड़ लें तो रोमाना ये टोटल ऑपरेशन जो है वो 6 से 7 घंटे में खत्म हो सकता है, जिस तरह की प्रगति अभी तक सामने आ रही है। बहुत शुक्रिया संजय त्रिपाठी, दीपक रावत, इस तमाम अपडेट के लिए। तो ऑपरेशन टनल के बारे में आप तक जानकारी पहुंचा रहे हैं। उत्तरकाशी की सुरंग में जहां ये ऑपरेशन टनल जारी है, वहीं से राहत वाली खबर, 24 घंटे में मजदूरों तक पहुंचा जा सकता है और मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने का काम पूरा किया जा सकता है। तो एक तरीके से ये नया टारगेट या डेडलाइन आप इसको कह लीजिए, समय सीमा जो सामने आई है, 24 घंटा माना जा रहा है जब ये ऑपरेशन सफलतापूर्वक अपने अंजाम पर पहुंच जाएगा। मैनुअल ड्रिलिंग के जरिए रेस्क्यू पूरा होने की यहां पर उम्मीद नजर आ रही है, क्योंकि तेजी से मैनुअल ड्रिलिंग के जरिए ये खुदाई का काम चल रहा है। बहुत तेजी से मैनुअल ड्रिलिंग के जरिए काम चल रहा है, सिर्फ 5 मीटर दूर अब मजदूरों से। और अब बात करते हैं तेलंगाना चुनाव की, जहां प्रचार का आज आखिरी दिन है। हैदराबाद में आज राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ज्वाइंट रोड शो करेंगे, ये बड़ी खबर है। सोनिया गांधी रोड शो में शामिल नहीं होंगी। पहले ये माना जा रहा था कि बहुत मुमकिन है कि सोनिया गांधी भी प्रचार में नजर आए, लेकिन अब तस्वीर साफ हो गई है। राहुल और प्रियंका रोड शो करेंगे, ज्वाइंट रोड शो होगा, सोनिया गांधी रोड शो में शामिल नहीं होंगी। तो राहुल और प्रियंका का ये ज्वाइंट रोड शो जो है वो दोपहर में करीब 2 बजे के आसपास शुरू होगा और रोड शो से पहले 2 कार्यक्रमों में राहुल गांधी शिरकत करेंगे, जिसमें एक जुबली हिल्स में ऑटो चालकों से वो मुलाकात करेंगे, गिग वर्कर्स और सैनिटरी वर्कर्स के साथ वो बातचीत करेंगे। सुबह 11:30 बजे गोकुल नगर चौरास्ता नामपल्ली हैदराबाद में सार्वजनिक बैठक भी करेंगे राहुल गांधी। और उसके बाद प्रियंका गांधी के साथ दोपहर 2 बजे आनंद बाग चौरास्ता मलकाजगिरी से होते हुए रोड शो उनका आगे बढ़ेगा और जनता को संबोधित भी करेंगे। तो राहुल और प्रियंका का ये ज्वाइंट रोड शो, सोनिया गांधी इस रोड शो में शामिल नहीं होंगी। तो ओवैसी और केसीआर को लेकर कांग्रेस लगातार हमलावर है और ऐसे में कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी वो सामने आए हैं और जोरदार हमला उनकी तरफ से बोला गया है। ओवैसी और केसीआर पर हमला बोला है इमरान प्रतापगढ़ी ने। मोदी जी से यारी अब नहीं चल पाएगी, केसीआर की विदाई होने वाली है। राहुल गांधी पर ओवैसी के हमलों को लेकर इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा, ओवैसी ऐसा बीजेपी के इशारे पर कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी के गढ़ में आप सभा करके आ रहे हैं, किस हद तक सेंध लगा पाए हैं आप, इमरान जी और कांग्रेस पार्टी लगा पाई है? और एक सवाल मैं ये भी साथ में पूछना चाहता हूं कि आप हर सभा में बाय बाय केसीआर का नारा लगवा रहे हैं, उस पर गीत भी गा रहे हैं, तो ये बाय बाय केसीआर वाला जो गीत है वो पहले सुना दीजिए और इसके बाद हम आएंगे कि ओवैसी को आप कितनी चुनौती दे पा रहे हैं। अब तो तेलंगाना की है यही पुकार, अब तो तेलंगाना की है यही पुकार, बाय बाय केसीआर, बाय बाय केसीआर, कि अब नहीं चल पाएगी मोदी जी से यारी, तुम नहीं निभा पाए अपनी जिम्मेदारी, बाय बाय केसीआर। लेकिन यहाँ की सियासत समझने वाले इमरान जी बताते हैं कि बाय बाय केसीआर जो नारा है कांग्रेस का, आपका भी, वो शायद तभी हो पाएगा, वेलकम कांग्रेस को पब्लिक तभी कर पाएगी या मुकम्मल हो पाएगा जब माइनॉरिटी वोट, मुस्लिम वोट कांग्रेस को एक तरफा मिले। और इसके लिए आपको लगाया है यहाँ पर पार्टी ने, हैदराबाद ओवैसी साहब का गढ़ है, कैसे आप उसमें सेंध लगा पा रहे हैं? देखिए, अकलियत के वोट सिर्फ हैदराबाद में, ओल्ड हैदराबाद में नहीं है, हैदराबाद के बाहर भी हैं। तेलंगाना में 13% के आसपास अकलियत के लोग हैं। ऐसे में केसीआर ने ये 7-8 सीटें छोड़ करके एक कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ था असदुद्दीन ओवैसी साहब को कि आप बाकी तेलंगाना का वोट बीआरएस की झोली में डालिए, हम आपकी 8 सीट नहीं लड़ाएंगे।
लेकिन हम लोगों के बीच में जाके कह रहे हैं कि हैदराबाद में, तेलंगाना में 9 सीट, बाहर जाके 100 सीट। ये जो खेल है, इस खेल को समझिए हैदराबाद के लोगों, और लोग इस पे विश्वास कर रहे हैं। बहुत बुलंद फजा में तेरी पतंग सही, मुझे पता है मगर डोर किसके हाथ में। तो पतंग की डोर और कार की स्टीयरिंग दोनों जिस महानुभाव के हाथ में है, उनकी जो कठपुतलियां हैं, हम उनकी बातें लोगों से कर रहे हैं। मैं जहां भी जा रहा हूं। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी तो हैदराबाद से निकल के देश के तमाम अन्य राज्यों में जाकर के मुस्लिम वोट हासिल करते हुए नजर आए हैं। आप क्या भरोसा दे रहे हैं लोगों को? देखिए, मैं लोगों से पहली बात तो यही कह रहा हूं कि आपने जो इन्हें आजाद छोड़ दिया, इन्होंने बाहर निकल करके नरेंद्र मोदी जी के साथ नूरा कुश्ती करते हुए देश में सेकुलर पॉलिटिक्स का जो नुकसान किया है उसे समझिए। और आज उसी डर का नतीजा है कि अभी मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ, उनके प्रत्याशी इंदौर, बुरहानपुर, जबलपुर लड़ रहे थे, लेकिन एक भी सीट पे प्रचार करने खुद नहीं जा पाए। वजह स्थिति है कि नामपल्ली हार रहे हैं, वजह स्थिति है कि जुबली हिल्स हार रहे हैं, जहां उनका खुद का प्रत्याशी लड़ रहा है। आप कह रहे हैं कि उनको घेर दिया आप लोगों ने हैदराबाद में। कितनी सीटें जीतने का भरोसा है आपको हैदराबाद और सिकंदराबाद? न राजस्थान न मध्य प्रदेश नहीं जा पाए ना। तो कितनी सीटें जीतने का भरोसा है कांग्रेस को हैदराबाद? मैं देखिए, हैदराबाद में अपना गढ़ नहीं बचा पाएंगे। पूरे तेलंगाना में कांग्रेस क्लियर कट मेजॉरिटी के साथ सरकार बना रही। तेलंगाना में बीजेपी के इकलौते विधायक हैं टी राजा सिंह। उन्होंने एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी पर तीखा हमला बोला। राजा सिंह कह रहे हैं ओवैसी और उनके भाई को भगा दूंगा। साथ ही वो दावा कर रहे हैं कि अगर चुनाव हार गए तो फिर तो देश उनका दूसरा ही रूप देखेगा। इतना ही नहीं, टी राजा सिंह ने हिंदू राष्ट्र बनाने का दावा भी किया है। ओवैसी को राष्ट्रद्रोही बता रहे हैं टी राजा सिंह। सुनिए। आपको लगता है 40 से अधिक सीट जीतेगी? सरकार किसकी बनेगी? सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, क्योंकि मेजोरिटी किसी को नहीं आ रही है। ओवैसी का क्या रहेगा? ओवैसी का 7 तक ही वो सीमित रहते हैं। वो सिर्फ जैसे होते हैं ना, चूहा अपने बिल में होता है, तो वो सिर्फ ओल्ड सिटी में ही छुपे होते हैं और सिर्फ 7 सीटों पर ही उनका प्रभाव रहता है। ओवैसी के लिए तो उनके लोग कहते हैं देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। आप तो कह रहे हैं चूहा है। देखिए, आज अगर सचमुच में मुसलमानों का अगर कोई दुश्मन है तो वो योगी मोदी जी नहीं, वो असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी है। राजा सिंह इतनी कट्टरता क्यों फैलाते हैं? देखिए, मेरा परम कर्तव्य है कि मैं सबसे पहले मेरे हिंदुत्व के लिए कार्य करूं, मेरे धर्म के लिए कार्य करूं। सबसे पहले मेरा धर्म, बाद में राजनीति, वो सोच रखने वाला व्यक्ति हूं मैं। राजा सिंह निशाने पर क्यों है सबके? राजा सिंह निशाने पर क्यों है? क्योंकि ओवैसी का आदेश है। ओवैसी यानी, अब देखिए, हर बार ये 2 छोटे भाई ये कहते थे सभाओं में कि भले ही मुख्यमंत्री केसीआर की सरकार है, लेकिन उसकी कार की स्टीयरिंग हमारे हाथ में है, हम जहां घुमाएंगे वो वहां घूमेगा। तो आज ओल्ड सिटी में एमआईएम को टक्कर देने वाला मैं अकेला इंसान हूं। ओवैसी हैं, वो आपको चाहते हैं कि हरा दें, और आप ओवैसी के खिलाफ लगातार बोलते रहते हैं। बिल्कुल, ओवैसी को नस्तो नाबूद करना ही मेरा लक्ष्य है। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार तेलंगाना में बनती है तो सबसे पहला हमारा एक ही काम होगा, ये 2 चूहों को पकड़ के इनको जहां भेजना है हम वहां भेजेंगे। नेस्तनाबूद कर देंगे ओवैसी को। बिल्कुल, जो आतंकवाद का समर्थक है ऐसे लोगों को हम हमारे तेलंगाना राज्य में नहीं, पूरे भारत में हम रहने नहीं देंगे। एक आतंकवादी प्रोफेसर, वो भी ओवैसी के कॉलेज में पढ़ा रहा है, क्या शिक्षा दिया उसने? आज तक क्या कोई इंक्वायरी हुई है? कोई इंक्वायरी नहीं। मुख्यमंत्री केसीआर ने दीवार बनकर ओवैसी को उसको बचाया है उसको। और आज देखिए, इसलिए मैं कहता हूं कि आतंकवादियों का जो सपोर्टर हमारे तेलंगाना राज्य में रहेगा उसको हम जीने नहीं देंगे। इसे आप आतंकवादी कह रहे हैं? जो आतंकवादियों को सपोर्ट करेगा, मेरी नजर में वो भी आतंकवादी है, और ऐसे लोगों को भारत में रहने का अधिकार बिल्कुल नहीं है। तो आप चूहा भी कह रहे हैं? 2 चूहा? देखिए, आज मैं राजनीति में हूं। अगर यहाँ का चुनाव में हार जाता हूं तो मेरा एक ही एक लक्ष्य होगा, ओवैसी ब्रदर्स का नामो निशान मिटाना। मेरा हिंदू गोशा महल का मुझे जिताएगा ये विश्वास है। अगर जीता वेरी गुड, अगर हारूंगा तो मेरा एक अलग रूप ये दुनिया देखे। राजा सिंह कह रहे हैं कि अगर चुनाव हारूंगा तो मेरा दूसरा रूप लोग देखेंगे और मैं बताऊंगा ओवैसी को और इस सरकार को कि राजा सिंह क्या है। कैमरामैन जितेंद्र के साथ वीरेश पांडे, हैदराबाद। मैं आपको सीधे लेकर चलती हूँ हैदराबाद से। हमारे सहयोगी आशीष इस वक्त मौजूद हैं और जरा आशीष से जान लेते हैं, क्योंकि आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है तेलंगाना में,
तो ऐसे में किस तरीके की तैयारी राजनीतिक दलों की तरफ से आखिरी दिन पूरी ताकत झोंक देने की? आशीष जी देखिए रोमाना, अगर हम बात करें पहले तो बीआरएस की जो सत्ताधारी पार्टी है, बीआरएस के प्रमुख के चंद्रशेखर राव जो मुख्यमंत्री भी हैं, वो अपने कॉन्स्टिट्यूंसी जो हैदराबाद से ज़्यादा दूर नहीं है, हैदराबाद से लगा हुआ कॉन्स्टिट्यूंसी है सिद्दीपेट का गजवेल असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी, वहाँ पर वो कैंपेन करेंगे। आज आखिरी दिन उन्होंने चूज़ किया है अपने कॉन्स्टिट्यूंसी पर फोकस करने का। उसके अलावा अगर हम बात करें कांग्रेस के स्टेट प्रेसिडेंट रेवंत रेड्डी के, तो रेवंत रेड्डी जो है वो हैदराबाद, ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जिसमें 24 असेंबली सीट आती है उनमें फोकस करेंगे। वो सांसद हैं मलकाजगिरी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के, तो मलकाजगिरी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जितने भी विधानसभा है उन पर उनका फोकस है और आखिर दिन वो वहां पर कैंपेन करते नजर आएंगे। खास बात यह कि मलकाजगिरी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में न सिर्फ रेवंत रेड्डी बल्कि प्रियंका, राहुल और मल्लिकार्जुन खड़गे, ये तीनों भी कैंपेन करते नजर आएंगे। ये तीनों एक रोड शो में हिस्सा लेंगे जो मलकाजगिरी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर आता है। खास बात यह कि कल प्रियंका ने रेवंत रेड्डी के पक्ष में उनके असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी कोडंगल में प्रचार किया था और आज इनके पार्लियामेंट्री सीट पर प्रचार करने के लिए दोनों गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस के मुखिया हैं, प्रमुख हैं, वो प्रचार करेंगे। और अगर हम बात करें एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की, तो वो एक बहुत बड़ा जलसा करने वाले हैं दोपहर के करीब में ओल्ड सिटी के हिस्से में। तो सारे राजनीतिक दल आज कमोबेश हैदराबाद के में ही अपने कैंपेन को फोकस किए हुए और कमोबेश अपने अपने गढ़ में ही आज अपनी अपनी कैंपेन को फोकस करते हुए यहाँ पर तमाम राजनीतिक दल नजर आ रहे हैं। और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की, जहां बस कंडक्टर पर जानलेवा हमले के मामले में पुलिस को अहम जानकारी हाथ लगी है। पुलिस सूत्रों की माने तो अब तक की जांच में लारेब हाशमी का किसी आतंकवादी संगठन से कनेक्शन सामने नहीं आया है। लारेब हाशमी ने गिरफ्तारी से पहले अपने मोबाइल से कई वीडियोस डिलीट किए, जिसमें वो वीडियो भी शामिल है जो उसने वारदात को अंजाम देने के बाद बनाया था। पुलिस ने लारेब के मोबाइल को फोरेंसिक जांच के लिए भेजा है और साथ ही उसकी पेन ड्राइव और लैपटॉप से भी डिलीट किए गए डेटा को रिकवर करने की कोशिशें की जा रही। सूत्रों का यह भी कहना है वारदात के बाद लारेब हाशमी ने कॉलेज के L1, L2 नाम के ग्रुप में वीडियो शेयर किया। यह ग्रुप कॉलेज में नोट्स और पढ़ाई के लिए बनाया गया था। इसके साथ ही अब पुलिस लारेब पर NSA लगाने की तैयारी में है। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी वरुण जैन इस वक्त मौजूद हैं। मतलब वरुण, वो जो लोन वुल्फ अटैक वाली थियरी है पुलिस की, वही इस वक्त कारगर होती हुई नजर आ रही? देखिए बिल्कुल, लोन वुल्फ अटैक का जो तरीका है वही लारेब हाशमी ने अपनाया था, लेकिन पुलिस की जांच का दायरा इस बात को लेकर था कि कहीं ऐसा तो नहीं उसके किसी आतंकी संगठन के साथ ताल्लुक हो और उसको बाहर से फंडिंग हो रही हो, उसको मदद मिल रही हो और वहीं से इस तरह की वारदात को अंजाम देने का निर्देश दिया गया हो। लेकिन जो सूत्र हमें जानकारी दे रहे हैं, अभी तक की जांच में ये बात सामने नहीं आई है कि किसी आतंकी संगठन से लारेब का कनेक्शन था। यानी कि पुलिस को अभी ऐसा लग रहा है कि वो सेल्फ रेडिकलाइज था, खुद ही इस्लाम और कट्टरपंथ से जुड़ी जो वीडियो थी उनको देख रहा था और उसके बाद ही उसकी जो जिहादी मानसिकता थी, कट्टरपंथ वाली मानसिकता थी, वो आगे बढ़ी और उसके बाद उसने इस तरीके से सर को तन से जुदा करने की पूरी साजिश रची थी। फिलहाल क्योंकि उसने अपने मोबाइल फोन से, लैपटॉप से और पेन ड्राइव से कई महत्वपूर्ण डेटा को डिलीट किया है, उनका रिट्रीव कराया जाना बहुत जरूरी है। उसके बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिरकार ये कॉन्स्पिरेसी के तार आगे से आगे जाकर जुड़ते हैं या नहीं जुड़ते हैं। फिलहाल किसी आतंकी संगठन से जो कनेक्शन है वो एस्टेब्लिश नहीं हुआ है। वही सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह भी है कि पुलिस NSA यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाने की तैयारी कर रही है। जल्द ही लारेब हाशमी के ऊपर NSA लगाया जा सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर वो सेल्फ रेडिकलाइज भी है तो जिस तरीके से उसका एक्ट था, पुलिस को लगता है कि वो देश के लिए भी बेहद खतरनाक हो सकता है और इसी के चलते जो पुलिस है NSA लगाने की तैयारी कर रही है। जी बहुत शुक्रिया आपका वरुण जैन इस तमाम जानकारी के लिए। तो NSA लगाया जा सकता है लारेब हाशमी पर, किसी आतंकी संगठन से कोई कनेक्शन नहीं निकला, लेकिन अब जांच की जा रही है मोबाइल फोन की, उसके लैपटॉप की, पेन ड्राइव जो बरामद हुआ है, ताकि ये तो पता चल पाए ना कि आखिरकार खुद ही ऐसी आतंकवादी मानसिकता कैसे बना ली लारेब ने। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।